दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मिशन रोजगार। आपकी पहली वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग हिंदी की। हमने कहा था कि आपको एक दो दिन में हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो हमने वही सोचा हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। पहली वीडियो है, व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में कुछ नहीं है, हम सबसे पहले व्याकरण में बेसिक देखेंगे। सबसे पहले व्याकरण में आपको पता है कि व्याकरण में 3 एक्सिस को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। अब आप सोच रहे होंगे वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और वाक्य विचार क्या है। वैसे तो इससे नाम ही से पता चल रहा है कि जहां वर्णों की बात की जाती है वो वर्ण विचार है, जहां शब्दों की बात की जाती है वो शब्द विचार है, और जहां पे वाक्य की बात की जाए तो वाक्य विचार है। अब लेकिन इनको डीपली पढ़ेंगे कब, जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें वाक्यांश में हम सब कुछ डीपली देख लेंगे। लेकिन बात इनकी करें तो वर्ड में क्या आता है, वर्णमाला, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और शब्द में आपको पता है तत्सम, तद्भव, ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल हम वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण में हम वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वर्णमाला में आपको पहले पता होगा कि जो आपकी वर्णमाला है उसमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक चीज आपको पता होगी, टोटल अगर वर्णों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 52, है ना। टोटल अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 52। बट ये क्या होते हैं, वर्णमाला में जो लिखित होते हैं उनकी 52 होती है। अगर हम वैसे बात करें तो इनको जो वर्णमाला के अनुसार हमें पता है कि 52 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सबसे पहले आप देखेंगे वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ये तो आपको पता ही होगा, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णमाला को पूरा विस्तृत रूप से हम LKG UKG में पढ़ा करते हैं। तो वो नहीं पढ़ना है, हमको कंपटीशन के लेवल का पढ़ना है, तो और एक्टिव चीजें पढ़ेंगे और यूनिक चीजें पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर होता क्या है, जो कि इसको देखो वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांट रखा है, आपको दिख रहा होगा स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जानकारी करते हैं। स्वर होता क्या है, स्वर वह ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। समझ रहे हैं, स्वतंत्र का मतलब इन्हें ना तो किसी स्वर की जरूरत होती है बोलने के लिए, ना ही इनको व्यंजन की जरूरत होती है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं। तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये बात क्लियर है। इसके बाद इनके उच्चारण में ना तो किसी स्वर का यूज होता है, ना ही किसी व्यंजन का यूज होता है। बात क्लियर, पॉइंट दोनों क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के लिए हमें क्या होता है, स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए, जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्वरों की सहायता पड़ती है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी ले लो, का, अगर ये का है तो इसको हम का पढ़ रहे हैं जब, तो आ का स्वर पीछे आ रहा है, क्या आ रहा है, आ का स्वर पीछे आ रहा है, तो इसको बोलने में किसकी जरूरत पड़ रही है, आ की जरूरत पड़ रही है। और आ क्या है, स्वर। तो जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, स्वरों की सहायता पड़ती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज होती है जो कि अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह आपने पढ़ा होगा, जब वर्णमाला पढ़ते हो तो उसमें अंग और आह पढ़ा जाता है ना, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। लेकिन एक चीज आप नोट डाउन कर लें, इनको ना तो स्वरों में उच्चारण किया जाता है इनका, ना ही इनका व्यंजन में उच्चारण किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझे कैसे। जब भी हम स्वरों का उच्चारण देखें तो उसमें अंग और आह को हटा दिया जाता है, ना तो इनको स्वर में कनेक्ट किया जाता है, ना ही इनको व्यंजन में कनेक्ट किया जाता है। तो ये केवल अलग होते हैं, इनका उच्चारण अलग रूप से होता है। इनका बाद में बताएंगे उच्चारण किससे होता है, अनुनासिक वगैरह इनमें इनका उच्चारण होता है। तो हम लोग जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम इनका भी उच्चारण स्थान बता देंगे, है ना। आगे देखेंगे, जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है वो इनको घटा के कितनी होती है, जब भी हम अगर इनकी बात करें तो इनको घटा के हमारे पास 11 होती है, जो कि परिभाषा के आधार पर होती है। और जब भी हम इनकी स्वरों की बात करें तो उनके उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक चीज इनको नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और अगर उच्चारण की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा गया उच्चारण के आधार पर स्वरों कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 10, है ना। ये बात क्लियर रखें। अगर वर्णमाला की बात की गई कि वर्णमाला के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13। एक चीज बता दें, जब भी हम स्वरों के परिभाषा के आधार पर बात करते हैं तो जो अंग आह होते हैं, जो अंग और आह होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है।
एक और चीज देखें, जब भी उच्चारण की बात की जाए तो किसको हटा दिया जाता है? ऋ को हटा दिया जाता है। जो ऋ ऋषि का होता है उसको हटा दिया जाता है ना। तो कितनी बचती है टोटल? यहाँ पे 10 बचती है। और अगर वर्णमाला में बात करें तो इनको जोड़कर वर्णमाला में इनकी टोटल संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, स्वरों को क्या करेंगे? स्वरों के भेद देखेंगे। भेद मतलब उनके क्या देखेंगे? प्रकार। एक चीज बता दें आपको, स्वर जो होता है, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इसको संस्कृत में जो स्वर होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अब हम इनके प्रकार देखेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार से इनके टाइप हैं, इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, मतलब इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर केवल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर मतलब जो कि मूल है, वो किसी से उनका जन्म नहीं हुआ, वो खुद ही स्वर, मतलब जो मूल स्वर है उन्हें ही हम सबसे पहले देखेंगे। बोलो। हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे जिन्हें हम भेद कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कैसे? जैसे कि सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला होता है आपका मूल स्वर। मूल स्वर होता है, ये 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। जैसे आ, ई, उ, ऋ। आ, उ, ई, ऋ, ये अपने क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं आपके संधि स्वर। संधि स्वर मतलब वे स्वर जो कि क्या होते हैं? स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? स्वरों के अन्य स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं। समझ रहे? मतलब जो कि मूल स्वरों, ये भी कह सकते हैं आपकी मूल स्वरों के संयुक्त से बनाए जाते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं। दीर्घ संधि स्वर वे होते हैं जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। सजातीय समझ रहे हैं ना? नहीं समझेंगे। सजातीय मतलब वो होते हैं जो एक जाति के हों, जैसे एक ही जाति के स्वरों से मिलकर कोई अन्य स्वर बन जाए। ऐसे आप यहाँ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे इसके, जैसे छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा, है ना। ऐसे तो ये एक ही जाति के तो है दोनों, तो तभी तो इसके लिए कहा जाता है कि सजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे छुट्टी प्लस छुट्टी। छुट्टी छुट्टी मिलकर क्या बनती है? बड़ी, है ना। बड़ी ही बन जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। आप वर्णमाला पढ़ते रहते हैं, आपको इतना तो पता होगा। हम लोग LKG से वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है और हम बहुत ही ईजी वे में आपको समझा रहे हैं। फिर देखेंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ, है ना। यहाँ तक बात क्लियर। दीर्घ स्वर के बारे में समझा। अब समझेंगे हम संयुक्त संधि स्वर के बारे में। ठीक है, जैसे संयुक्त संधि स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। आप विजातीय से नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है। ये शब्द थोड़ा टफ लगने लगता है कभी कभार। क्या है, हिंदी के कुछ टफ ऐसे शब्द होते हैं वो थोड़ा हमें टफ लगने लगते हैं। विजातीय मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हमने जातियों को मेल कराया था, यहाँ पे अन्य जाति मतलब स्वरों के अन्य जाति से मिलकर बनने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो छोटा है, छोटी ही है, मिलकर क्या बना रहा है? ए। मिलकर क्या बना रहा है? ए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे आगे देखेंगे, छोटा और ए मिलकर क्या बनाता है? आय। छोटा और ए मिलकर क्या बना रहा है? आय। कोई दिक्कत नहीं होगी। इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी चीज है, बहुत आराम से समझेंगे। अब आगे देखेंगे, छोटा आ प्लस ऊ। छोटा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना रहा है? ओ। क्या बना रहा है? ओम। ये देखो दोनों अलग अलग जाति के हैं, है ना। स्वर के अलग अलग जातियों के हैं, एक जाति के तो नहीं है। तो इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं, है ना। अब अगला देखेंगे, यहां भी सेम वही कंडीशन है। छोटा आ प्लस ओ मिलकर क्या बना रहा है? औ। क्या बना रहा है? औ। बात खत्म। यहां तक आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके होंगे कि हमने बहुत ही इजी वे में आपको फुल स्वर बता दिए हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 स्वर होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, उनको हमने बहुत ही आराम से बताया है। नंबर 2 पे आता है, आप देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल व मात्रा के आधार पर। अब उच्चारण काल के आधार पर क्या होगा? जो मात्रा के आधार पर बांटा गया है इसको, वो 3 टाइप से बांटा गया है। 3 टाइप से बांटा गया है ना। सबसे पहले हास्य स्वर। हास्य स्वर क्या होते हैं?
हास्य स्वर उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या है, इनके उच्चारण में ना बहुत कम समय लगता है। आप बोल के देखेंगे, छुट्टा, छुट्टी, छुटाऊ, रेसी, ये जो 4 वर्ड होते हैं ना आपके, इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। और आप एक और चीज देखेंगे, इसमें क्या होता है, एक मात्रा होती है, इसलिए इसको मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है। इसमें देखेंगे आप, इन सब में क्या होता है, एक मात्रा होती है ना। इसको लघु मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु मात्रा भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। किससे दुगना लगता है, जो आपके ये हास्य स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगता है ना। उनके बोलने में जो अपन इनको बोलेंगे, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ, जो ये स्वर होते हैं ना आपके, इनको बोलने में क्या होता है, जो आपके हास्य स्वर है उनसे दोगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है ना। इनको द्विमात्रक स्वर भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। इन मात्राओं को क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं होती हैं, है ना। अगला देखेंगे, अगला होता है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का यूज आप संबोधन में करते हैं। जैसे संस्कृत में संबोधन करते हैं ना, आपने रामायण अगर देखी हो तो उसमें कहते हैं हे राम, हे राम, ओम। मतलब अगर आप संबोधन कर रहे हैं तो उसमें आप उच्चारण इसका लगातार सुनाई देगा आपको। जैसे आप ओम, ओम, है ना, हे राम, हे राम, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो इसका यूज कब होता है प्लुप्त स्वर का, उच्चारण में, वो भी संस्कृत के संबोधन में होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं 3rd नंबर पे, इसके प्रकार में हम देखेंगे 3rd। तीसरे प्रकार में क्या होता है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर इसको बांटा गया है। मुख द्वार आधा खुलता है या मुख द्वार बंद होता है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, है ना, कि मुख द्वार किस टाइप का खुलता है जब बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में हमें संवृत है, संवृत, है ना। संवृत स्वर में देखेंगे, जो जीभ का क्या है, जो जीभ का हिस्सा होता है वो ऊपर जाता है, कहाँ, तालू में, तालू में लगता है। जब अपन बोलते हैं तो जो जीभ का हिस्सा होता है वो जाके तालू में लगता है ना। और इसमें क्या होता है, मुख द्वार छोटा होता है, सकरा होता है, इसमें मुख द्वार कम ही खुलता है ना। आप बोल के देख लें इनको, ई, आई, ओ, औ, ई, आई, ओ, औ। आप इनको बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुख द्वार होता है वो कम खुलता है, ज्यादा नहीं खुलता है इसमें, है ना। और इसमें जो जीभ होती है ना वो तालू को जाके छूती है ना, तालू के पास जाती है। इसके बाद सेकंड देखेंगे, जो अर्ध संवृत होते हैं। जो अर्ध संवृत होते हैं उनमें क्या होता है, जो आपका मुख होता है वो सकरा होता है। वो क्या होता है, सकरा होता है और आधा बंद होता है। आप इनको बोलेंगे ए, ओ, ए, ओ। इनको अगर आप उच्चारण करेंगे ना इनका, तो क्या होगा, जो आपका मुंह है वो आधा सकरा खुलेगा, है ना, आधा बंद रह जाएगा मुंह। इसके बाद देखते हैं विव्रत। विव्रत में क्या होगा, जो आपका मुख होगा वो पूरा खुलेगा। क्या होगा, जो आपका मुख है वो पूरा खुलेगा। अब आ गई, आ, जी आपका जो मुंह होता है ना पूरा खुलता है इसमें, ये विव्रत कहलाता है। इसके बाद अर्ध विव्रत देखेंगे। अर्ध विव्रत में देखेंगे, जो मुख द्वार है वो आधा खुलेगा। इसमें आपका पूरा खुलता था, लेकिन जो अर्ध विव्रत होता है उसमें मुख द्वार आधा खुलेगा। आप इन वर्डों को देखेंगे तो आ, आए, ओ, ये अंग, अगर इनको आप उच्चारण करेंगे ना तो आपका मुख आधा खुलेगा, है ना, आधा मुख खुलेगा इसमें। बात क्लियर। अब अगला देखेंगे, अब फिर 4th देखेंगे। 4th टाइप से इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो हमारी जीभ होती है ना उसके प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है स्वर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको 3 प्रकार से बांटा गया है ना। किस किस से, अग्र, पश्च और मध्य। मतलब जो अग्र का हिस्सा, मध्य का हिस्सा और पश्च का हिस्सा, मतलब पीछे का हिस्सा, उसके आधार पर हम जीभ के आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे अग्र स्वर क्या कहलाते हैं। अग्र स्वर जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होगा, जो आपका जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है ना, उससे उसके यूज से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं ना। इसमें आप क्या आ जाते हैं, ई, आई, ए, आई, ये आपके वर्ड आ जाते हैं। इनका क्या होता है, जब इनको बोलते हैं ना हम लोग, तो ये जो आपका जीभ का अगला आगे वाला हिस्सा होता है उसका यूज होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ तक। फिर मध्य स्वर होते हैं। मध्य स्वर में क्या होता है आप खुद समझ रहे होंगे, जो आपका जीभ वाला हिस्सा है, जो जीभ का बीच वाला हिस्सा है, जो मध्य हिस्सा है, उसका यूज होता है। उसमें कुछ वर्ड ही नहीं आते, केवल छोटा आता है। जो छोटा होता है उसमें हमारा जो मध्य जीभ का भाग होता है, जो जीभ का मध्य भाग होता है ना, उसका यूज होता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे जो फर्स्ट शोर होते हैं, फर्स्ट शोर होते हैं, इसमें क्या होता है, जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है, मतलब पीछे वाला जो अंदर का हिस्सा होता है, उसका यूज होता है, उसका उपयोग होता है। उसमें आपके वर्ड आ जाएंगे बड़ा, छोटा, बड़ा, ओ, औ, ये सब आ जाएंगे, है ना। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, फर्स्ट स्वर में। अब जीभ के आधार पे आप समझ गए होंगे कि 3 टाइप से बांटा गया है इसको, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इसको एक और टाइप से इसका विभाजन किया गया है। इसका प्रकार लास्ट है ये ओंठों की स्थिति के आधार पे। अभी तक हमने जीभ के आधार पर पढ़ा, अब ओंठों की स्थिति के आधार पर भी इसको बांटा गया है। तो इसके 2 टाइप से बांटा गया है। सबसे पहले अव्रतमुखी। अव्रतमुखी का मतलब समझ रहे हो आप। इसके देखो आप अगर इनको देखेंगे, इनको अगर अच्छे से देखेंगे तो इनमें खुद ही इसका उच्चारण निकल रहा है, अव्रतमुखी। अव्रत आधे व्रत के समान, व्रत तो आप समझते हैं ना, व्रत आधे व्रत के समान क्या होता है, आधे व्रत के समान इसका मुंह खुलता है। होंठ जो आपके होंठ होते हैं वो आधे अर्धव्रत के समान बनते हैं। किस किस में, आ, बड़ा, ई, आई, ए, आय, है ना। इनमें क्या होता है, आपका जो मुख होता है, जो होंठ होते हैं, होंठ की स्थिति कैसी होगी, अर्धगोले के समान, है ना। और जो यहाँ तो साफ साफ आप समझ रहे होंगे, जो सेकंड है इसका व्रतमुखी। व्रतमुखी तो आप समझ रहे होंगे कि आपके जो होंठ है वो क्या करेंगे, व्रत के समान आकार बना लेंगे। जब इनको बोला जाएगा ना तो ओ, अगर इनको हम बोलेंगे ओ, अगर इनको हम उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण करके देखिए एक बार, अगर इनका हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा ना, हमारे जो होंठ हैं वो कैसे हो जाएंगे, एक गोले के समान, है ना, वृत्ताकार मुख में हो जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो बोल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि अर्धमुख कहाँ, अर्धवृत्ताकार कहाँ दे रहे हैं होंठ, और व्रत के आकार में कहाँ होंठ बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने अभी तक 5 टाइप से इसको पढ़ लिया है। इसके जो प्रकार हैं, भेद हैं, वो 5 टाइप से हमने पढ़ लिए है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हम कल इसके बाद स्वरों को थोड़ा बहुत और आगे रह गया है, उनको हम पढ़ेंगे, है ना, उनके घोष के आधार पे, ये सब कल पढ़ेंगे। अभी हमने 5 टाइप से इसको पढ़ लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कल जो हम क्लास लेंगे उसमें हम इसके आगे के स्वर को कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग पूर्णतः बिल्कुल स्वर को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्लास होगी ना जो, उसमें हम पूरे रूप से, मतलब पूर्ण, ये आज हमने इसके प्रकार ही पढ़े हैं केवल, इसके बाद जो चीजें बचती हैं स्वर में वो सब हम कल कंप्लीट कर देंगे। सेकंड क्लास में कंप्लीट चीजें हो जाएंगी। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे भी टीचर कोई ज्ञानी नहीं होता है, इतना उसको नॉलेज भी नहीं होता है कि वो हर चीज क्लियर कर सके। अगर कहीं मुझसे भी गलती होती है तो आप उसको भी बता सकते हैं मैंने कहाँ गलती कर रखी है, तो हम उसको सुधारेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगली जो आपकी हिंदी की वीडियो आएगी वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो उससे आपको नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये रूटीन रहेगा, हम लोग अभी हिंदी को कवर कर रहे हैं और मैथ का भी हमारे पास थोड़ा हो रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कोई फैकल्टी लाएं जो आपके लिए मैथ भी कवर कराएं। तो मैथ भी हम धीरे धीरे करा देंगे। एक दिन में 1 क्लास, एक दिन में 2 क्लास, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको क्लास प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।